नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। एक वक्त था जब लोन मेनली घर खरीदने, बिजनेस शुरू करने या किसी इमरजेंसी के लिए लिया जाता था। आज लोन और ईएमआई एवरीडे लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन चुके हैं। घर होम लोन पर, कार और बाइक व्हीकल लोन पर, फ़ोन और रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर ड्यूरेबल ईएमआई पर, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पर और कभी कभी रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी पर्सनल लोन या क्रेडिट के थ्रू फाइनेंस होते हैं। बोरोइंग का एक ऑब्वियस बेनिफिट है, आपको किसी चीज़ के लिए 10 साल वेट नहीं करना पड़ता। आप फ्यूचर इनकम को यूज़ करके आज घर, एजुकेशन या व्हीकल अफोर्ड कर सकते हैं। इसी से बिजनेसेस की सेल्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमी को डिमांड मिलती है। लेकिन इसी प्रोसेस का दूसरा साइड भी है। आज का परचेज कल की फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट बन जाता है और अगर फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेड स्पीड से ना बढ़े तो ईएमआई सेविंग्स और कंजम्पशन को अंदर ही अंदर कंप्रेस कर सकती है। तो आज का सेंट्रल क्वेश्चन है, हाउस होल्ड डेब्ट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है या फ्यूचर डिमांड के लिए एक हिडन रिस्क क्रिएट कर रहा है। इस डिस्कशन को मैक्रो इकोनॉमिक बनाने से पहले एक नॉर्मल हाउस होल्ड बजट से शुरू करते हैं। सपोज एक फैमिली की मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है। उस इनकम का एक हिस्सा फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, मेडिसिन्स और ट्रांसपोर्ट जैसे एसेंशियल्स में जाते हैं। एक हिस्सा होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई में, एक हिस्सा सेविंग्स में और जो बचता है उसे ईटिंग आउट, ट्रैवल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट या हाउस होल्ड अपग्रेड्स होते हैं। अब मान लीजिए एसेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ गए लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। ईएमआई को इमीडिएटली रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। फूड और मेडिसिन्स भी शार्पली कट नहीं किए जा सकते। तो एडजस्टमेंट कहाँ होता है? यूजुअली सेविंग्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में। यही रीज़न है कि हाउस होल्ड डेब्ट सिर्फ बैंक और बोरोवर के बीच का प्राइवेट इशू नहीं है। जब लैक्स या करोड़्स ऑफ हाउस होल्ड्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस करते हैं तो रेस्टोरेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, रिटेल और सर्विसेज की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक हाउस होल्ड की ईएमआई इवेंचुअली इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड से कनेक्टेड हो सकती है। अब इस एंटायर वीडियो को गाइड करने वाला बिग क्वेश्चन क्लियरली डिफाइन करते हैं। इंडिया में हाउस होल्ड बोरोइंग और फॉर्मल रिटेल क्रेडिट दोनों एक्सपांड हुए हैं, लेकिन सिर्फ डेब्ट बढ़ना अपने आप में गुड या बैड न्यूज़ नहीं होता। अगर लोन से एक फैमिली घर खरीदती है, स्टूडेंट हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है या एंटरप्रेन्योर बिजनेस एक्सपांड करता है तो बोरोइंग फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट कर सकती है। आज का डेब्ट फ्यूचर इनकम या एसेट के थ्रू रिपे हो सकता है, लेकिन अगर इनकम ग्रोथ वीक हो और बोरोइंग मेनली रेगुलर कंजम्पशन मेंटेन करने, पुराने लोन को रीफाइनेंस करने या क्रेडिट कार्ड ड्यूज रोल ओवर करने के लिए हो तो प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में डेब्ट राइज हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन है डेब्ट किसने लिया, किस पर्पज़ के लिए लिया, किस इंटरेस्ट रेट पर लिया और उस डेब्ट को रिपे करने वाली इनकम कितनी स्टेबल है। इन क्वेश्चंस का आंसर ही डिटरमाइन करेगा कि हाउस होल्ड डेब्ट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा या फ्यूचर कंजम्पशन को वीकेन करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हाउस होल्ड डेब्ट का मीनिंग एक्यूरेटली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड डेब्ट का सिंपल मतलब है हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स की बोरोइंग्स। फॉर्मल डेब्ट में बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और रेगुलेटेड लेंडर्स के लोन्स आते हैं। इनफॉर्मल डेब्ट में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल आरबीआई और क्रेडिट ब्यूरो डेटा जनरली फॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को बेटर कैप्चर करते हैं। इनफॉर्मल बोरोइंग का फुल नेशनल पिक्चर मेजर करना डिफिकल्ट होता है। हाउस होल्ड लोन्स ब्रॉडली डिफरेंट पर्पजेस सर्व करते हैं। होम लोन हाउसिंग एसेट क्रिएट करता है, एजुकेशन लोन फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकता है, बिजनेस लोन प्रोडक्टिव एक्टिविटी सपोर्ट कर सकता है, व्हीकल लोन पर्सनल मोबिलिटी के साथ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प कर सकता है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और शॉपिंग ईएमआईज करंट कंजम्पशन को फाइनेंस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लोन प्रोडक्ट का नाम हमेशा एक्चुअल पर्पस रिवील नहीं करता। पर्सनल लोन मेडिकल इमरजेंसी, हाउस रिपेयर, वेडिंग, बिजनेस गैप या कंजम्पशन किसी भी रीजन के लिए हो सकता है। डेब्ट का रियल रिस्क लोन के लेवल से नहीं, रिपेमेंट कैपेसिटी से डिसाइड होता है। अब एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन जो ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड डेब्ट डिस्कशन में कंफ्यूज होता है, स्टॉक वर्सेस फ्लो। डेब्ट का स्टॉक और डेब्ट का फ्लो सेम चीज़ नहीं है। स्टॉक का मतलब है किसी पार्टिकुलर डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, मतलब अभी तक एक्यूमुलेट हुआ डेब्ट जो रिपे होना बाकी है। फ्लो का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर में, लायबिलिटीज़ में नेट एडिशन। मार्च 2025 तक आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 136.6 लाख करोड़ था, जो जीडीपी का 41.3% था।
इसके कंपैरिजन में 2024-25 के ड्यूरिंग हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का एनुअल फ्लो अराउंड 15.67 लाख करोड़ था। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर ईयर की बिगिनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन 40 लाख है और ईयर के ड्यूरिंग आप एक 5 लाख पर्सनल लोन लेते हैं तो 40 लाख एग्जिस्टिंग स्टॉक है और 5 लाख न्यू बोरोइंग फ्लो का पार्ट है। रिपेमेंट्स भी फाइनल चेंज को अफेक्ट करते हैं, इसलिए 136.6 लाख करोड़ और 15.67 लाख करोड़ कंपीटिंग एस्टिमेट्स नहीं है। एक एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, दूसरा एनुअल लायबिलिटी फ्लो, और स्टॉक राइजिंग हो सकता है इवन व्हेन एनुअल बोरोइंग की स्पीड स्लो हो रही हो। अब स्टॉक का साइज देखने के बाद नेचुरली लगता है क्या इंडिया किसी हाउस होल्ड डेप्ट क्राइसिस की तरफ जा रहा है? आइए इसे समझते हैं। करंट एविडेंस के बेसिस पर इंडिया को हाउस होल्ड डेप्ट क्राइसिस कहना एग्जैगरेटेड होगा। क्राइसिस यूजुअली तब कहा जाता है जब लार्ज स्केल रीपेमेंट फेलियर्स, रैपिडली राइजिंग डिफॉल्ट्स, वीक लेंडर्स, कोलैप्सिंग एसेट प्राइजेस और इकोनॉमी वाइड क्रेडिट स्ट्रेस एक साथ विजिबल हों। इंडिया में एग्रीगेट कंज्यूमर लोन एसेट क्वालिटी अभी ब्रॉडली मैनेजेबल है और बैंकिंग सिस्टम भी रिजाइलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसर्न ही नहीं है। आरबीआई के जून 2026 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड डेप्ट सितंबर 2025 तक जीडीपी के 45.5% के आसपास पहुंच गया था। इंटरनेशनल कंपैरिजन में इंडिया थाईलैंड, मलेशिया और चाइना से लोअर था, लेकिन इंटरनेशनल रेशियोज़ को भी केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। हर कंट्री में हाउसिंग मार्केट, सोशल सिक्योरिटी, इनकम स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर और लेंडर कवरेज डिफरेंट होता है। इसलिए कंक्लूजन ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया सेफ है बिकॉज रेशियो लोअर है। बेटर कंक्लूजन है इंडिया एग्रीगेट क्राइसिस में नहीं है, लेकिन लिवरेज राइजिंग है और सेलेक्टेड बोरोअर ग्रुप्स और लोन प्रोडक्ट्स में वल्नरेबिलिटी विजिबल है। क्राइसिस और वल्नरेबिलिटी के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि टोटल डेप्ट रेशियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेप्ट की कंपोजिशन क्यों होती है। हाउस होल्ड डेप्ट के टोटल अमाउंट से हमें ये नहीं पता चलता कि बोरोइंग इकोनॉमी के लिए कितनी प्रोडक्टिव है। आरबीआई के क्लासिफिकेशन में मार्च 2026 के अराउंड हाउस होल्ड बोरोइंग का 58.4% नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स में था, 26.3% हाउसिंग में और 15.3% एग्रीकल्चर और बिजनेस लोन्स में। पर्पस के बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 49.7% बोरोइंग कंजम्पशन रिलेटेड थी, 33.5% एसेट क्रिएशन और 16.8% प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। कंजम्पशन पर्पस लोन्स में पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जैसे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। एसेट क्रिएशन में हाउसिंग, व्हीकल और टू व्हीलर लोन्स। प्रोडक्टिव कैटेगरी में एग्रीकल्चर, इंडिविजुअल बिजनेस और एजुकेशन लोन्स इंक्लूड किए गए। लेकिन एक नुएंस समझिए, कंजम्पशन लोन ऑटोमेटिकली वेस्टफुल नहीं होता। टेम्प्रोरी इनकम शॉक के टाइम क्रेडिट हाउस होल्ड को कंजम्पशन स्मूथ करने में हेल्प कर सकता है। मेडिकल इमरजेंसी में पर्सनल लोन नेसेसरी हो सकता है। रिस्क तब इमर्ज होता है जब टेम्प्रोरी बोरोइंग परमानेंट लाइफस्टाइल फाइनेंसिंग बन जाए या रेगुलर एक्सपेंसेस रिपीटेडली डेप्ट से फाइनेंस होने लगे। और इसी पॉइंट पर डेप्ट का पर्पस, मैच्योरिटी और इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी क्रिटिकल हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिव डेप्ट और रिस्की डेप्ट को एक सिंपल बाइनरी के बजाय प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। गुड डेप्ट और बैड डेप्ट लेबल्स कैची हैं, लेकिन रियलिटी ज़्यादा नुएंस्ड है। प्रोडक्टिव डेप्ट वो बोरोइंग है जो फ्यूचर इनकम, कैपेबिलिटी या एसेट क्रिएट करने की रीजनेबल पोटेंशियल रखती हो। एजुकेशन लोन एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। बिजनेस वर्किंग कैपिटल लोन प्रोडक्शन और रेवेन्यू सपोर्ट कर सकता है। होम लोन लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करता है, लेकिन इनमें भी रिस्क ज़ीरो नहीं होता। एजुकेशन के बाद जॉब ना मिले, बिजनेस फेल हो या प्रॉपर्टी ओवर प्राइज्ड हो तो सो कॉल्ड प्रोडक्टिव डेप्ट भी बर्डन बन सकता है। रिस्की डेप्ट जनरली तब होता है जब बोरोइंग हाई कॉस्ट हो, शॉर्ट टर्म हो, अनसिक्योर्ड हो और उससे कोई लॉन्ग लिव्ड एसेट या फ्यूचर इनकम जनरेट ना हो। क्रेडिट कार्ड रोल ओवर इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। बोरोवर मिनिमम ड्यू पे करता रहता है, लेकिन रिमेनिंग बैलेंस पर हाई इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है। फ्रीक्वेंट पर्सनल लोन्स भी वार्निंग साइन हो सकते हैं, स्पेशली जब एक लोन से दूसरा लोन रिपे किया जा रहा हो। इसलिए फॉर्मूला सिंपल है, पर्पस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस रीपेमेंट पीरियड प्लस इनकम स्टेबिलिटी प्लस इमरजेंसी बफर इज इक्वल टू डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। लेकिन बोरोवर्स की डिस्कशन करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इंडियन हाउस होल्ड सेवर भी हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स को सिर्फ ईएमआई पेइंग बोरोवर्स के रूप में देखना मिसलीडिंग होगा। हाउस होल्ड सेक्टर ट्रेडिशनली इंडिया का मेजर सेवर भी रहा है। 2024-25 में नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 6% था।
नेट फाइनेंशियल सेविंग कैलकुलेट होती है ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटीज इनकर्ड। आरबीआई के प्रिलिमिनरी फ्लो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड्स ने अराउंड 35.61 लाख करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर किए और अराउंड 15.67 लाख करोड़ की फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऐड की। डिफरेंस नेट फाइनेंशियल सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। ये डेटा रीअश्योरिंग है बिकॉज इट शोज कि हाउस होल्ड्स एग्रीगेट लेवल पर ओनली बोरो नहीं कर रहे, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। लेकिन एग्रीगेट बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती। मान लीजिए टॉप इनकम हाउस होल्ड्स लार्ज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जबकि लोअर इनकम हाउस होल्ड्स पर्सनल या गोल्ड लोन्स पर डिपेंडेंट हैं। एग्रीगेट हाउस होल्ड सेक्टर वेल्दी दिख सकता है, लेकिन इंडिविजुअल वल्नरेबल हाउस होल्ड्स स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। इसलिए एग्रीगेट सॉल्वेंसी और हाउस होल्ड लेवल कंफर्ट सेम थिंग नहीं है। अब हाउस होल्ड सेविंग के कंपोजिशन में आ रहे स्ट्रक्चरल चेंज को समझते हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स का फाइनेंशियल बिहेवियर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रेडिशनली डिपॉजिट्स हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। डिपॉजिट्स रिलेटिवली सेफ, लिक्विड और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़, पेंशन प्रोडक्ट्स और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का रोल इंक्रीज हुआ है। 2024-25 के फाइनेंशियल एसेट फ्लोज में डिपॉजिट्स का शेयर अप्रॉक्सीमेटली 35.2% था, जबकि इन्वेस्टमेंट्स मेनली म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज अराउंड 15.1% थी। इस ट्रांजिशन को फाइनेंशियलाइजेशन कहा जा सकता है। हाउस होल्ड्स का फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस, सेविंग प्रोडक्ट्स और क्रेडिट सिस्टम्स के साथ डीपर इंटीग्रेशन। इसके बेनिफिट्स हैं बेटर डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल मार्केट्स को फंड्स और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी। लेकिन रिस्क भी हैं, मार्केट वोलेटिलिटी, मिस सेलिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी गैप्स और अनइक्वल एक्सेस। एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये भी है कि हाउस होल्ड एसेट साइड मार्केट लिंक्ड हो रही है और लायबिलिटी साइड फॉर्मल क्रेडिट से एक्सपांड हो रही है। इसलिए हाउस होल्ड्स इंक्रीजिंगली इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल कंडीशन से कनेक्टेड हो रहे हैं। अब सेविंग से क्रेडिट मार्केट की तरफ आते हैं और देखते हैं रिटेल लेंडिंग में ग्रोथ सबसे फास्ट कहाँ हुई है। CRIF हाई मार्क के सितंबर 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल रिटेल लोन आउटस्टैंडिंग अराउंड 156.2 लाख करोड़ था। वहीं अप्रॉक्सीमेटली 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। ईयर ऑन ईयर या YOY का मतलब है करेंट पीरियड को प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड के साथ कंपेयर करना। इससे सीजनल इफेक्ट्स रिलेटिवली कंट्रोल होते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRIF का रिटेल लोन यूनिवर्स एग्जैक्ट RBI हाउस होल्ड डेप्ट डेफिनेशन के इक्वल नहीं है। इसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन लोन्स के साथ सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल बिजनेस लिंक्ड एक्सपोजर्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। प्रोडक्ट लेवल पर हाउसिंग सबसे लार्ज कैटेगरी में थी। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ग्रो कर रहे थे। गोल्ड लोन्स का ग्रोथ पर्टिकुलरली रैपिड था। क्रेडिट एक्सपांसन का पॉजिटिव साइड है, हाउस होल्ड्स एसेट्स परचेज कर सकते हैं, कंजम्पशन स्मूथ होता है और फॉर्मल फाइनेंस इनफॉर्मल हाई कॉस्ट क्रेडिट को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ग्रोथ रेट को क्वालिटी के साथ देखना जरूरी है। फास्ट क्रेडिट ग्रोथ सस्टेनेबल तब होती है जब अंडर राइटिंग, इनकम वेरिफिकेशन और रीपेमेंट कैपेसिटी इक्वली इंप्रूव करें। तो ग्रोथ हो रही है, बट रीपेमेंट स्ट्रेस एग्जैक्टली कहाँ विजिबल है, आइए इसे समझते हैं। क्रेडिट स्ट्रेस मेजर करने के लिए CRIF पोर्टफोलियो एट रिस्क या PAR यूज़ करता है। PAR 31 to 180 का मतलब आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो का वो प्रोपोर्शन है जिसमें रीपेमेंट्स 31 से 180 दिनों तक ओवरड्यू हैं। ये फाइनल डिफ़ॉल्ट के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। बोरोवर लेटर पेमेंट कर सकता है, लोन रीस्ट्रक्चर हो सकता है या अकाउंट क्योर हो सकता है। सितंबर 2025 में टू व्हीलर लोन्स का PAR 31 to 180 अप्रॉक्सीमेटली 5.5% था। क्रेडिट कार्ड्स 4.1%, ऑटो लोन्स 3.1%, पर्सनल लोन्स 2.6% और होम लोन्स 2.5%। ये कंपैरिजन सजेस्ट करता है कि स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है। टू व्हीलर बोरोवर्स ऑफन एंट्री लेवल या इनकम सेंसिटिव कस्टमर्स हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस हाई इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं। हाउसिंग लोन्स यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं और लेंडर्स अंडर राइटिंग में इनकम और कोलैटरल क्लोजली इवेलुएट करते हैं। लेकिन PAR को RBI GNPA रेशियो के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों की डेफिनेशंस और डेलिक्वेंसी विंडोज डिफरेंट होती हैं। मेन टेकअवे है सिस्टमिक क्राइसिस नहीं बट कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट लेवल स्ट्रेस पॉकेट्स हैं। अब एक पैराडॉक्स, लोन अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पर्सनल लोन्स बिलो 1 लाख टोटल लोन वैल्यू का रिलेटिवली स्मॉल शेयर हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स के वॉल्यूम में इनका रोल इनॉर्मस हो सकता है। वैल्यू का मतलब टोटल मनी आउटस्टैंडिंग या सैंक्शनड अमाउंट, वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स। सपोज 10 बोरोवर्स को 50,000 का लोन दिया गया, टोटल वैल्यू 5 लाख हुई, लेकिन 10 अकाउंट्स क्रिएट हुए,
कंपेयर कीजिए एक सिंगल 50 लाख लोन से, वैल्यू बहुत बड़ी, अकाउंट सिर्फ एक। स्मॉल टिकट लेंडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एनबीएफसीज और फिनटेक मॉडल्स के थ्रू लार्ज पॉपुलेशन तक रीच करती हैं। इससे फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को फॉर्मल क्रेडिट मिल सकता है, जो पॉजिटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन है। लेकिन स्मॉल टिकट बोरोवर्स के पास इनकम बफर्स लोअर हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट्स कंपैरेटिवली हाई हो सकते हैं। मल्टीपल स्मॉल लोन्स डिफरेंट ऐप्स या लेंडर्स से लेने पर टोटल रीपेमेंट बर्डन डिफिकल्ट टू ट्रैक हो सकता है। इसलिए स्मॉल वैल्यू पोर्टफोलियो को इग्नोर करना डेंजरस है। फाइनेंशियल सिस्टम वैल्यू एक्सपोजर छोटा हो सकता है, लेकिन हाउस होल्ड वेलफेयर एक्सपोजर लार्ज हो सकता है। अब इंडिया के मोस्ट कल्चरली सिग्निफिकेंट कोलैटरल गोल्ड की बोरोइंग स्टोरी समझते हैं। गोल्ड लोन में बोरोवर ज्वेलरी या गोल्ड एसेट्स को लेंडर के पास कोलैटरल के फॉर्म में प्लेस करता है। कोलैटरल एक एसेट होता है जो लेंडर को प्रोटेक्शन देता है। अगर बोरोवर लोन रिपे नहीं करे, लेंडर रूल्स फॉलो करके कोलैटरल सेल कर सकता है। सितंबर 2025 तक CRIF डेटा में गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग अराउंड 14.5 लाख करोड़ था, विद अप्रॉक्सीमेटली 35.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। हाई गोल्ड प्राइजेज ने एग्जिस्टिंग ज्वेलरी के अगेंस्ट हायर बोरोइंग कैपेसिटी क्रिएट की। गोल्ड लोन्स यूजफुल हो सकते हैं बिकॉज अप्रूवल फास्ट होता है, इनकम डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड हो सकती है और इमरजेंसी लिक्विडिटी क्विकली मिलती है। एग्रीकल्चर, बिजनेस कैश फ्लो, मेडिकल एक्सपेंस या हाउस होल्ड इमरजेंसी में ये वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन रिस्क भी है। अगर गोल्ड प्राइजेस करेक्ट करें, कोलैटरल प्रोटेक्शन रिड्यूस होती है। रिपीट रिन्यूअल्स या रोल ओवर इंडिकेट कर सकते हैं कि बोरोवर प्रिंसिपल रिपे करने के बजाय कंटिन्यूअसली डेप्ट एक्सटेंड कर रहा है। गोल्ड लोन को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रेस लोन कहना रॉन्ग है, लेकिन रैपिड ग्रोथ प्लस रिपीटेड बोरोइंग को मॉनिटर करना जरूरी है। डेप्ट का कोलैटरल स्ट्रांग हो सकता है, बट रीपेमेंट अल्टीमेटली एसेट नहीं, इनकम से डिसाइड होती है। लोन अप्रूवल के टाइम लेंडर बोरोवर की करेंट इनकम देखता है, लेकिन लोन 5, 10 या 20 ईयर्स तक चल सकता है। इस पीरियड में इनकम, एम्प्लॉयमेंट और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चेंज हो सकते हैं। PLFS 2025 के अकॉर्डिंग वर्कर्स में अप्रॉक्सीमेटली 56.2% सेल्फ एम्प्लॉयड, 20.2% कैजुअल लेबर और सिर्फ 23.6% रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में थे। सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम मंथली फिक्स सैलरी जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। बिजनेस डिमांड सीजन, इलनेस, एग्रीकल्चर, वेदर या लोकल इकोनॉमिक कंडीशन से फ्लक्चुएट कर सकता है। कैजुअल वर्कर्स को हर दिन वर्क गारंटीड नहीं होती। इवन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज सिक्योर नहीं होती। नॉन एग्रीकल्चरल रेगुलर वेज और सैलरीड वर्कर्स में 58.2% के पास रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। रिटन कॉन्ट्रैक्ट का एब्सेंस ऑटोमेटिकली जॉब लॉस नहीं इंप्लाई करता, बट एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन और प्रेडिक्टेबिलिटी लोअर हो सकती है। यही हाउस होल्ड डेप्ट का फंडामेंटल रिस्क है। EMI फिक्स शेड्यूल पर ड्यू होती है, बट इनकम स्ट्रीम वॉलेटाइल हो सकती है। इनकम स्टेबिलिटी के प्रेशर का रिफ्लेक्शन हाउस होल्ड सेंटिमेंट सर्वेज में भी दिखाई देता है। पहले अर्बन इंडिया को देखते हैं। RBI का अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे मई 2026 में 19 मेजर सिटीज़ के हाउस होल्ड्स की परसेप्शंस कैप्चर करता है। करेंट सिचुएशन इंडेक्स 90.7 था। इंडेक्स 100 के बिलो हो तो 5 पैरामीटर्स इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, इनकम और स्पेंडिंग में एग्रीगेट पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से हाइयर होता है। एम्प्लॉयमेंट का नेट रिस्पॉन्स -14.4 था। नेट रिस्पॉन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, ये परसेंटेज ऑप्टिमिस्टिक माइनस परसेंटेज पैसिमिस्टिक रिस्पॉन्सेस का डिफरेंस है। 86.8% रिस्पॉन्डेंट्स ने एसेंशियल स्पेंडिंग इंक्रीज रिपोर्ट की। एसेंशियल्स इंक्लूड फूड, रेंट, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसे डिफ़िकल्ट टू कट एक्सपेंसेस। नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग का नेट रिस्पॉन्स -0.8 हो गया। ये मेजर्ड कंजम्पशन डिक्लाइन नहीं है, बट सेंटिमेंट शोज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वीक हो रही थी। हाउस होल्ड डेप्ट यहाँ डायरेक्टली मेजर्ड नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्रेंस क्लियर है। जब एसेंशियल कॉस्ट्स हाई हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्फिडेंस वीक हो और EMI फिक्स्ड हो, तो हाउस होल्ड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को कॉम्प्रेस कर सकता है। बैंक को रीपेमेंट मिल सकती है, बट वाइडर इकोनॉमी को लोअर डिस्क्रिशनरी डिमांड मिलती है। अर्बन हाउस होल्ड्स का प्रेशर क्लियर है। रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में पिक्चर स्लाइटली डिफरेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। RBI रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में 2026 में रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के 8,813 रिस्पॉन्डेंट्स कवर किए गए। करेंट सिचुएशन इंडेक्स 95.2 था, 100 से बिलो, इंडिकेटिंग नेट पेसिमिज्म। करेंट इनकम परसेप्शन का नेट रिस्पॉन्स -5.8 था।
इसका मतलब इनकम 5.8% फॉल नहीं हुई। इसका मतलब इनकम इम्प्रूव कहने वाले रिस्पोंडेंट्स से इनकम वर्सन कहने वाले रिस्पोंडेंट्स 5.8 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा थे। 83.3% रिस्पोंडेंट्स ने एसेंशियल स्पेंडिंग इंक्रीज रिपोर्ट की। 1 ईयर अहेड मीडियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 7.2% थी। ये ऑफिशियल फ्यूचर इन्फ्लेशन फोरकास्ट नहीं, हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन है। रूरल हाउस होल्ड्स के लिए इनकम एग्रीकल्चरल साइकिल्स, कैजुअल वर्क, स्मॉल बिजनेस, वेदर और लोकल डिमांड पर डिपेंड कर सकती है। एसेंशियल स्पेंडिंग हाई हो और इनकम सेंटिमेंट वीक हो तो लोन रिपेमेंट कैपेसिटी प्रेशर में आ सकती है। CRIF डेटा भी शो करता है कि पर्सनल, टू व्हीलर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और गोल्ड लेंडिंग स्मॉलर टाउन्स और नॉन मेट्रो एरियाज तक डीपली पेनिट्रेट कर चुकी है। अगेन, ये डेप्ट क्राइसिस का प्रूफ नहीं, ये वल्नरेबिलिटी कंडीशंस का सिग्नल है। अब बोरोवर नेचुरली पूछता है, अगर हाउस होल्ड प्रेशर में है तो RBI इंटरेस्ट रेट कट करके EMI रिलीफ क्यों नहीं देता? RBI डायरेक्टली आपकी EMI डिसाइड नहीं करता। RBI रेपो रेट सेट करता है जो ब्रॉडर बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। रेपो रेट वो पॉलिसी रेट है जिसके अराउंड RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रेपो रेट लोअर हो तो बैंकिंग सिस्टम फंडिंग कंडीशंस ईजियर हो सकती हैं, लेकिन फाइनल होम लोन या पर्सनल लोन रेट लेंडर के बेंचमार्क, स्प्रेड, रिस्क प्रोफाइल और रीसेट पीरियड पर डिपेंड करता है। जून 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या MPC में रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रखा गया। रियल GDP ग्रोथ 2026-27 के लिए 6.7% प्रोजेक्ट की गई, वाइल CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 5.1% थी। RBI के सामने ट्रेड ऑफ था। रेट कट ग्रोथ और कुछ बोरोवर्स को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन ऑयल प्राइस शॉक, फ्यूल इन्फ्लेशन, रुपी प्रेशर, मॉनसून रिस्क और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कंसर्न्स थे। रेट इंक्रीज बोरोवर्स को हर्ट करता, प्री मैच्योर रेट कट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर वर्सन कर सकता था। इसलिए RBI सिर्फ EMI नहीं देख सकता, उससे इन्फ्लेशन, रुपी, ग्रोथ, सेविंग्स, जॉब्स, कैपिटल फ्लोज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साइमल्टेनियसली बैलेंस करनी होती हैं। अब इंडिविजुअल लोन से मैक्रो इकोनॉमी तक कंप्लीट ट्रांसमिशन चेन समझते हैं। हाउस होल्ड डेप्ट का इकोनॉमी पर इफेक्ट 2 स्टेजेस में समझना चाहिए। स्टेज 1, क्रेडिट एक्सपांसन। लोन मिलने से हाउस होल्ड को फ्यूचर सेविंग्स एक्यूमुलेट करने का वेट नहीं करना पड़ता। फैमिली, घर, व्हीकल, अप्लायंस या एजुकेशन इमीडिएटली परचेज कर सकती है। बिजनेस सेल्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को डिमांड मिलती है। शॉर्ट रन में GDP सपोर्ट होता है। स्टेज 2, डेप्ट सर्विसिंग। परचेज के बाद EMI स्टार्ट होती है। फ्यूचर इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा रीपेमेंट के लिए एलोकेट होता है। अगर इनकम एक्सपेक्टेड रेट से ग्रो करे, डेप्ट मैनेजेबल रह सकता है, लेकिन इनकम स्टैग्नेंट हो, इंटरेस्ट रीसेट हो या एसेंशियल प्राइजेज राइज करें तो डिस्पोजेबल इनकम फॉल करता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब टैक्सेस और नेसेसरी कमिटमेंट्स के बाद स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल इनकम। हाउस होल्ड पहले सेविंग्स रिड्यूस करता है, फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, सीवियर केस में रीफाइनेंस कराता है, गोल्ड प्लेज करता है, न्यू लोन लेता है या EMI मिस करता है। इसीलिए डेप्ट आज ग्रोथ को सपोर्ट करके मीडियम टर्म में डिमांड को कंस्ट्रेन भी कर सकता है। इस मैकेनिज्म को समझने के बाद कुछ पॉपुलर मिसकंसेप्शंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। पहला मिथ, डेप्ट ऑलवेज बैड होता है। रियलिटी, डेप्ट टाइमिंग मिसमैच सॉल्व करता है। घर, एजुकेशन और बिजनेस बिना क्रेडिट के मिलियंस हाउसहोल्ड्स के लिए इनएक्सेसिबल हो सकते हैं। दूसरा मिथ, लो NPAs का मतलब हाउसहोल्ड्स फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं। NPA लेंडर पर्सपेक्टिव से सीरियस रीपेमेंट फेलियर शो करता है, लेकिन बोरोवर स्ट्रेस NPA बनने से पहले स्टार्ट हो सकती है। सेविंग्स रुक जाएं, हेल्थ केयर पोस्टपोन करके या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट करके। तीसरा मिथ, ऑल पर्सनल लोन्स लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। रियलिटी, पर्सनल लोन प्रोडक्ट पर्पस स्पेसिफिक नहीं होता। मेडिकल ट्रीटमेंट, वेडिंग, इमरजेंसी, हाउस रिपेयर, बिजनेस कैश फ्लो गैप या कंजम्पशन सब पॉसिबल हैं। चौथा मिथ, RBI रेट कट करके ही सब EMIs इमीडिएटली रिड्यूस हो जाती हैं। फिक्स्ड रेट लोन्स ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होते। फ्लोटिंग रेट लोन में रीसेट डेट मैटर करती है। लेंडर EMI रिड्यूस करने के बजाय टेन्यूर शॉर्टन या एक्सटेंड कर सकता है। नुएंस बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक्यूरेट इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली इसी नुएंस में होती है। तो सभी एविडेंस को कंबाइन करके इंडिया के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है, आइए इसे देखते हैं। इंडिया करेंटली सिस्टमिक हाउसहोल्ड डेप्ट क्राइसिस में नहीं दिख रहा। एग्रीगेट हाउसहोल्ड डेप्ट इंटरनेशनल कंपैरिजन में मॉडरेट रेंज में है। हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स इंप्रूव हुई हैं। कंज्यूमर लोन डिफॉल्ट्स ओवरऑल कंटेन्ड हैं। बैंकिंग और NBFC सिस्टम ब्रॉडली रिजाइलियंट हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल का मतलब अनलिमिटेड बोरोइंग सेफ नहीं है। येलो वार्निंग एरियाज क्लियरली विजिबल हैं।
रैपिड नॉन हाउसिंग रिटेल ग्रोथ, कंजम्पशन ओरिएंटेड बोरोइंग, स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, टू व्हीलर स्ट्रेस, लोअर इनकम बोरोवर वल्नरेबिलिटी और रिपीटेड गोल्ड लोन यूजेस। प्रॉब्लम ये नहीं कि एवरी बोरोवर स्ट्रेस्ड है, प्रॉब्लम ये है कि एग्रीगेट एवरेजेस डिफरेंट हाउसहोल्ड्स की रियलिटीज़ को हाइड कर सकते हैं। हायर इनकम हाउसहोल्ड म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हो सकता है, लोअर इनकम हाउसहोल्ड सेम टाइम पर्सनल लोन और गोल्ड लोन सर्विस कर रहा हो सकता है। देयरफॉर करेक्ट वर्डिक्ट क्या है? इंडिया क्राइसिस में नहीं है, बट डेप्ट क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और रिपेमेंट कैपेसिटी पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नेसेसरी है। अलार्मिज्म भी रॉन्ग है, कॉम्प्लेसेंसी भी। अब प्रैक्टिकल लेसन्स, लेंडर्स, हाउसहोल्ड्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को इस स्टोरी से क्या सीखना चाहिए? लेंडर्स के लिए पहला लेसन है रिस्पॉन्सिबल अंडरराइटिंग। सिर्फ क्रेडिट स्कोर इनफ नहीं है, एग्जिस्टिंग लोन्स, मंथली ऑब्लिगेशंस, इनकम वॉलेटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट टाइप और टोटल डेप्ट सर्विस बर्डन एसेस करना जरूरी है। डेप्ट टू इनकम रेशियो बोरोवर के टोटल मंथली डेप्ट पेमेंट्स को इनकम से कंपेयर करता है, लेकिन सेम रेशियो सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वोलाटाइल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के लिए इक्वल रिस्क रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाउसहोल्ड्स के लिए लेसन है ईएमआई अफोर्डेबिलिटी सिर्फ करेंट सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेट ना करें, इनकम शॉक, मेडिकल इमरजेंसी, इंटरेस्ट रेट रीसेट और एसेंशियल प्राइस राइज को भी कंसिडर करें। इमरजेंसी फंड रीपेमेंट रिजालियंस इंप्रूव करता है। क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू को अफोर्डेबिलिटी ना समझें, मिनिमम ड्यू पे करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कंटिन्यू हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए लेसन है डेप्ट को सिर्फ जीडीपी रेशियो से एनालाइज नहीं करना, स्टॉक वर्सेस फ्लो, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, एसेट वर्सेस कंजम्पशन, बोरोवर इनकम, लेंडर टाइप, लोन मैच्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सब डायमेंशंस मैटर करते हैं। गुड एनालिसिस हेडलाइन से नहीं, डेफिनेशंस और मैकेनिज्म से बनती है। अब फाइनल रिकैप, इंटायर स्टोरी को एक सिंगल इकोनॉमिक चेन में कनेक्ट करते हैं। इजी क्रेडिट आज की परचेजिंग पावर इंक्रीज करता है, हाउसहोल्ड को फ्यूचर सेविंग का वेट नहीं करना पड़ता, टुडेज परचेज बिजनेस रेवेन्यू और जीडीपी को सपोर्ट करता है, लेकिन हर फाइनेंस्ड परचेज के साथ टुमारोज ईएमआई अटैच होती है। फ्यूचर इनकम का पार्ट ऑलरेडी कमिटेड हो जाता है। अगर इनकम ग्रोथ ईएमआई और एसेंशियल कॉस्ट से फास्टर हो, डेप्ट सस्टेनेबल रह सकता है। अगर इनकम स्लो हो, जॉब अनस्टेबल हो या इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े, हाउसहोल्ड सेविंग्स रिड्यूस करता है। सेविंग्स के बाद डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंप्रेस होती है। रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट और सर्विसेज की डिमांड वीकन हो सकती है। अगर प्रेशर कंटिन्यू करे, हाउसहोल्ड रीफाइनेंस, न्यू बोरोइंग या एसेट लिक्विडेशन यूज़ कर सकता है। एक्सट्रीम केस में डिफ़ॉल्ट इमर्ज होता है। देयरफॉर हाउसहोल्ड डेप्ट का इफेक्ट लीनियर नहीं है। शॉर्ट रन में डिमांड सपोर्ट मिलता है, मीडियम रन में डेप्ट सर्विस बर्डन मिलता है। स्ट्रेस सिनारियो क्या है? कंजम्पशन, कंप्रेशन एंड डिफ़ॉल्ट्स। सस्टेनेबल डेप्ट ग्रोथ का सिंपल कंडीशन है इनकम, एसेट्स और रीपेमेंट कैपेसिटी डेप्ट के साथ ग्रो करें। इसी बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ वीडियो का फाइनल टेक अवे देखते हैं। हाउसहोल्ड डेप्ट को देखकर दो एक्सट्रीम रिएक्शंस कॉमन हैं। एक साइड कहती है लोन ग्रोथ मींस डेवलपमेंट, क्रेडिट एक्सेस बढ़ रहा है, हाउसहोल्ड्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं और इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दूसरी साइड कहती है ईएमआई कल्चर इकोनॉमी को डेप्ट ट्रैप में ले जा रहा है। रियलिटी इन दोनों के बीच है। डेप्ट ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है व्हेन बोरोइंग प्रोडक्टिव हो, इंटरेस्ट मैनेजेबल हो, इनकम स्टेबल हो और बोरोवर के पास इमरजेंसी बफर हो। डेप्ट रिस्की होती है व्हेन रेगुलर कंजम्पशन डेप्ट से फाइनेंस हो, वन लोन आफ्टर अनदर लोन को रिपे करे, इनकम अनसर्टन हो और हाउसहोल्ड सेविंग्स डिसअपीयर हो जाएं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप हाउसहोल्ड डेप्ट का हेडलाइन देखें, सिर्फ टोटल अमाउंट मत देखिए, पूछिए लोन किस पर्पस के लिए है, बोरोवर की इनकम कितनी स्टेबल है, डेप्ट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, रिपेमेंट फ्यूचर कैपेसिटी क्रिएट कर रही है या फ्यूचर कंजम्पशन रिड्यूस कर रही है। आपके हिसाब से इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए बिगर रिस्क क्या है? इन्फ्लेशन, अनस्टेबल जॉब्स या राइजिंग डेप्ट? कमेंट्स में अपना रीज़न ज़रूर बताएं। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।